Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. और आईपी मैट की प्रेपरेशन आप जोर शोर से कर रहे होगे। देखिए, बहुत ही क्रूशल टाइम होता है करियर का, राइट आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। हमारी पूरी ज़िंदगी कैसे रहेगी वो डिसाइड करता है ये वाला टाइम, राइट। तो आपको जितना हो सके सिंसियर रहना है, डेडिकेटेड रहना है, फोकस्ड रहना है, राइट। क्योंकि आप एग्ज़ाम देकर अभी हटे होते हो बोर्ड्स के, तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता, अंडरस्टैंडेबल है। बट अगर आप बिगर गोल ऑफ लाइफ देखेंगे तो आई एम श्योर आपके अंदर वो फोर्स आएगा, वो ड्राइव आएगी टू डू बेटर, राइट। तो हमने एक वीडियो पहले ही कर लिया है जहां पे हमने सेंटेंस करेक्शन यानी ग्रामर के सारे क्रूशल रूल्स को कंसोलिडेट करके एक वीडियो बना दिया है, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज देख लो। एग्जाम से उस टॉपिक में वो ऑलरेडी जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आएंगे। और सिमिलरली आज का वीडियो भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सेंटेंस कंप्लीशन यानी कि फिल इन द ब्लैंक के भी बहुत सारे सवाल हमने देखे हैं, आईपी मैट में आते हैं। इट्स नॉट ओनली आईपी मैट, जिप मैट में भी आपको दिखते हैं, रोहतक के पेपर में भी दिखेंगे। तो बहुत ही क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। हल्के में मत लीजिए, ये वीडियोस आपको बहुत हेल्प करेंगे टू गेट अ सॉलिड फाउंडेशन एंड टू हैव द राइट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस एक्यूरेटली इन द एग्जाम, राइट। सो विद दिस ब्यूटिफुल नोट लेट्स बिगिन विद द सेशन। माय नेम इज जूही नरूला। तो जब हम सेंटेंस कंप्लीशन की बात करते हैं, कुछ लोग इसको फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस भी कहते हैं, राइट। सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं और तीन तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एक हो सकता है कि आपके पास सेंटेंस में एक ही ब्लैंक हो और आपको उस ब्लैंक को फिल करना हो, राइट। सो सबसे इजियर वर्जन। फिर डुअल ब्लैंक यानी कि आपको दो ब्लैंक्स दे दिए और फिर आपको ऑप्शंस दे के ब्लैंक्स को फिल करना है। तीसरा ट्रिपल ब्लैंक यानी कि एक पैराग्राफ में या दो तीन स्टेटमेंट्स का अमेलगमेशन में आपको मल्टीपल ब्लैंक्स दिए, तीन ब्लैंक्स दिए और आपको उनको फिल करना है, राइट। तो फिर इन क्वेश्चंस में हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारे पास दो बैरियर्स हो सकते हैं या दो चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो वो कौन सी दो चीज़ें टेस्ट होती हैं? एक तो हमारी चीज़ टेस्ट होती है कि वोकैबलरी आती है नहीं आती, राइट। क्योंकि अगर आपको वोकैबलरी नहीं आती तो फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस कैसे होंगे। और दूसरा ये है कि क्या हमें मीनिंग समझ में आता है, राइट। सो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट और द पैराग्राफ दैट हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू। तो स्टूडेंट्स यूजुअली एक कॉमन गलती कर बैठते हैं कि वोकैबलरी पे बहुत फोकस कर लेते हैं, दिन रात वोकैबलरी बिल्ड करते रहते हैं, पर मीनिंग समझने के लिए अप्रोच राइट नहीं होती। जबकि अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि वर्ड मीनिंग तो आसान है, मीनिंग्स तो कोई डिफिकल्ट नहीं पूछा गया, वर्ड्स फैमिलियर दिए गए, पर जो सेंटेंस था वो कॉम्प्लेक्स था या डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट था या फोकस मांग रहा था, राइट। तो अगर आपको फिल इन द ब्लैंक का, चाहे वो सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन हो चाहे डुअल ब्लैंक का क्वेश्चन हो, सही करना है तो आपको दोनों के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। एक और बड़ी गलती स्टूडेंट्स करते हैं कि पहले हम सारे वोकैबलरी के वर्ड सीख जाएं उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसा मत करिए, पैरेलली करते जाइए। अगर कहीं आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको नए वर्ड्स देखने को मिलते हैं, तो आपने एक स्टेप तो कर लिया ना क्वेश्चन सॉल्विंग का, कि आपने सेंटेंस इंटरप्रेट कर लिया, आपने सोच लिया किस तरह का वर्ड आना चाहिए। मीनिंग समझ नहीं आए तो आप उन मीनिंग्स को किसी डिक्शनरी से, या एक ऐप है मेरियम वेबस्टर, इसको रेफर करके आप उस वर्ड को चेक कर सकते हो या वेरीफाई कर सकते हो, राइट। सो यू कैन लर्न द वर्ड्स। तो इसको ऐसे देखिए कि मैं प्रैक्टिस भी कर रही हूँ, सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड हो रही है, और वो कैब के अगर नए वर्ड्स आ रहे हैं तो मैं भी उनको भी पैरेलली सीखती जा रही हूँ, राइट। सो कभी ऐसा मत करिए कि सिर्फ वोकैबलरी पे फोकस करें और बाद में सेंटेंस इंटरप्रिटेशन को छोड़ दें, राइट। मीनिंग और अ सेंस ऑफ द डिस्कशन, दैट्स व्हाट आई मीन हियर। ठीक है, कि आपको समझ में आना चाहिए कि कॉन्टेक्चुअली सेंटेंस क्या इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या एक्सपेक्टेशन है। सो दैट्स हाउ यू नीड टू बैलेंस बोथ ऑफ द थिंग्स, राइट। वोकैबलरी बिल्डिंग में एक चीज का ध्यान रखना है, क्रैमिंग नहीं करनी। क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कोई एक वर्ड लिस्ट उठा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं ये वर्ड लिस्ट रोज 15 20 25 वर्ड याद करती रहूंगी या करता रहूंगा और मेरी वर्ड लिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। जो क्रैमिंग है ना बहुत ही शॉर्ट लिव्ड रहती है। तो जो रट्टा मार रहे हैं वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम तक भूल जाएंगे। तो
आपकी जो वोकैबुलरी बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए कि आपको लॉन्गर ड्यूरेशन तक वर्ड्स याद रहें, राइट? अगर आपने 10 दिन बाद भी वर्ड्स रिवाइज किए तो आपको 30 to 70% ऑफ द वर्ड्स, डिपेंडिंग कि आपका क्या स्टेज है, कितना सॉलिड रिविजन है, कितना आपने एसोसिएट किया, यू कैन मिस द वर्ड. सो वी डोंट वांट टू टेक दैट रिस्क एंड देन दैट इज पुटिंग द एफर्ट इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड दैट वी डू नॉट वांट टू डू, राइट? सो हमारा एफर्ट होना चाहिए कि वी लर्न द वर्ड्स एंड वर्ड्स स्टे विद अस. तो हमने एक वीडियो करी है, आपको इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जहाँ पे हमने वोकैबुलरी बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज की बात करी है, डिटेल में डिस्कशन करा है कि कैसे वोकैबुलरी को बिल्ड करना है. बहुत लॉजिकल तरीके हैं, इंटरेस्टिंग तरीके हैं. आप प्लीज वो वीडियो जरूर देखना और आज से कोशिश करो, इफ नॉट मोर, कम से कम 15 से 20 मिनट एवरी डे रिगरसली वोकैबुलरी बिल्डिंग को दो, राइट? ये बहुत जरूरी है, आप इसको बाईपास नहीं कर सकते अगर आपको आईपी मैट के एग्जाम को क्रैक करना है तो. ठीक है, चलिए, तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड एस्पेक्ट जो है कि कैसे मीनिंग समझें, कैसे सेंटेंस को अप्रोच करें. तो स्टूडेंट्स कहते हैं मैम फिल इन द ब्लैंक में क्या अप्रोच है, हम जाके क्वेश्चन पढ़ लेंगे, सॉल्व कर लेंगे. देखिए, अप्रोच तो चाहिए आपको, क्योंकि अप्रोच से क्या होता है, आप एग्जाम में घबराते नहीं है, किसी भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, बिना अप्रोच के करेंगे, क्वेश्चन आसान आ गया तो बल्ले बल्ले, बहुत बढ़िया सिचुएशन है, आप कर पाओगे. बट अगर क्वेश्चन मुश्किल आ गया तो आप फंस जाओगे. और सबसे ट्रिकी पार्ट वर्बल में ये होता है कि कई बार हम क्वेश्चन को गॉज करके नहीं समझ पाते कि वो क्वेश्चन आसान है या मुश्किल है, और फिर ट्रैप में फंसते जाते हैं. तो अगर हमारे पास एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच रहेगी तो हमें पता है कि चाहे आसान हो, चाहे मुश्किल हो, चाहे एवरेज डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो, वील बी एबल टू सेल थ्रू. सो ऑलवेज से अ स्ट्रैटेजिक अप्रोच इज नेसेसरी because that gives you the answer with accuracy, with द राइट टाइम टेकन, राइट? अगर आप बिना स्ट्रैटेजी के करोगे तो उलझ जाओगे. कई बार क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेडली बहुत टाइम ले लेते हैं. स्ट्रैटेजी के साथ करोगे, कोई भी डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन हो, आप अलाइंड रहोगे, आपको टाइम कम लगेगा और कम टाइम में इफेक्टिवली आप आंसर कर पाओगे, एक्यूरेसी ज्यादा रहेगी, राइट? तो हम बात करते हैं कि स्ट्रैटेजिक अप्रोच क्या हो सकती है, और स्ट्रैटेजी लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट? सो डोंट वरी कि मैम मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करूंगी, मैं स्ट्रैटेजी फॉलो करूंगी या करूंगा, मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा. नहीं, उल्टा कम टाइम लगेगा और एफिशिएंटली आंसर्स आएंगे, राइट? So like I told you, you have to focus on both the areas. You have to focus on understanding the statement and you have to focus on knowing the words. Both have to be balanced. कोई एक चीज इग्नोर हो गई तो क्वेश्चन में करेक्टनेस नहीं आएगी, राइट? आपको मीनिंग्स पता है पर आपने सेंटेंस समझने में कोशिश नहीं करी, या फोकस नहीं रखा, या अलाइंड नहीं हुए, आप फंसोगे. या वाइसा वर्सा हो गया कि आपको अदर राउंड सिचुएशन है तब भी आप फंसोगे. सो वी हैव टू बैलेंस बोथ. वी नीड टू फोकस to understand the statement, we need to focus to know the words rightly. ठीक है, चलिए. सो अब क्या स्ट्रैटेजी है, अगर हमें एक सिंगल ब्लैंक का क्वेश्चन मिलता है तो हमें सबसे पहले फोकस करना है, वी हैव टू आइडेंटिफाई हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, राइट? फिर सेंटेंस, ये भी मैं आपको इंप्लीमेंट करके दिखाती हूँ सारे स्टेप्स इन वन क्वेश्चन. एक्सप्लोर मोर अबाउट द सब्जेक्ट, यानी कि देखिए सेंटेंस में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन या इनसाइट ऑफर्ड है, राइट? होलिस्टिकली सेंटेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी टू कॉम्प्रिहेंड द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड फिट इन द रेलेवेंट वर्ड इज ऑल्सो बीइंग टेस्टेड, राइट? आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते कि आप कितने लॉजिकली कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो कि क्या इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है, कौन सा वर्ड फिट इन करेगा. ये एक इंपॉर्टेंट स्किल सेट है जो चेक हो रहा है, राइट? फिर ट्रांजिशन वर्ड्स. अब अगर आप मेरी वीडियोस देखते हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ कि आप ट्रांजिशन वर्ड्स ऑब्जर्व करिए. वर्ड्स लाइक बट, नॉनदलेस, इंस्पाइट, डिस्पाइट, ये गेम चेंजर्स होते हैं, राइट? तो दिस इज, आई एम हाईलाइटिंग इट, और आप इसको, क्योंकि आई एम हाईलाइटिंग इट, इसको हल्के में मत लेना. दीज आर गेम चेंजर्स, यानी कि बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ जाएगी. अगर आप ट्रांजिशन वर्ड्स को मिस कर गए सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस में, हाई पॉसिबिलिटी, ऑलमोस्ट सर्टेनिटी कि आपका आंसर गलत होगा, राइट? वेरी सॉरी टू से, बट जब भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, और बेस्ट पार्ट है तुमको ये वर्ड्स पता है, राइट? कौन से वर्ड्स हैं ये वर्ड्स हैं while, but, yet, nonetheless, in spite, despite, right? And, in addition to, furthermore, right? Or conclusion indicators like thus, hence,
therefore, as a result, consequently, राइट। तो ये सारे वर्ड्स आपको पता हैं, अभी कोई मैंने नए वर्ड्स नहीं लिखे, आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको कितना भी एक्सपोजर या इंटरेस्ट हो, ये वर्ड्स आप जानते हो, यू आर अवेयर ऑफ दीज वर्ड्स। आपसे एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है कि एग्जाम में जब ये वर्ड्स आए सेंटेंस में तो आप इनको ऑब्जर्व करो, केवल सेंटेंस कंप्लीशन में नहीं, पैरा जंबल्स में भी ऑब्जर्व करो, पैरा समरी में भी, पैरा कंप्लीशन में भी, इवन इट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिकॉज दे इट हेल्प्स यू अंडरस्टैंड हाउ द डिस्कशन इज गोइंग टू फ्लो, राइट। देन थिंक ऑफ एन आंसर। तो आपने ट्रांजिशन पढ़ लिया, देख लिया क्या बात हो रही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, तो पहले ऑप्शंस देखने से पहले एक आंसर जरूर प्रिडिक्ट करिए। प्रिडिक्ट योर आंसर, राइट। व्हेन यू आर प्रिडिक्टिंग योर आंसर, यू नो कि आंसर कैसा दिखेगा, तो कोई ट्रैप आंसर चॉइस आपको फंसाएगी नहीं। देन इट इज जस्ट दैट वॉट एवर आंसर इज इन योर माइंड, यू हैव टू चेक विच आंसर चॉइस इज गिविंग यू द बेस्ट ऑप्शन, राइट। एंड देन हाउ डू यू रीच टू द आंसर? बाय एलिमिनेटिंग इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस। एलिमिनेट इनकरेक्ट ऑप्शंस, यानी कि इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाइए, जो बचेगा वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पिक करने की कोशिश करते हैं, वही गलती है। जितना अग्रेसिवली आप इंग्लिश में वर्बल एबिलिटी में इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करेंगे, उतना सर्टेनिटी है आपके करेक्ट आंसर आने की। सो दिस इज द मेथड दैट यू नीड टू फॉलो। यू नीड टू आइडेंटिफाई हु और व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट इज द एडिशनल इंफॉर्मेशन, you have to look for transition words, then predict the answer, then eliminate the incorrect answer choices, right? So this is a 5-step approach that will help you effectively to reach to the right answer, right? अब dual blank की strategy और triple blank की strategy हम थोड़ा सा आगे discuss करेंगे, बट दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। जहाँ पे ट्रांजिशन वर्ड्स मैं बता रही हूँ, एक दो पहले सिंगल ब्लैंक के क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि तुमको इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ जाए, फिर डुअल ब्लैंक और ट्रिपल ब्लैंक की स्ट्रैटेजी सीखेंगे और उसके एसोसिएटेड क्वेश्चंस करेंगे, राइट। तो जैसे देखिए, स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक आईपी मैट एंड, तो आपको पता चल गया कि पॉजिटिव आइडिया आएगा, एंड शी विल डेफिनेटली क्रैक इट एंड शी विल मेक इट टू IIM इंदौर एंड शी इज वेरी डिटर्मिन्ड। तो जो भी आप आइडिया इंसर्ट कर रहे हो पहले स्टेटमेंट में वो पॉजिटिव है। अब इसी का दूसरा वर्जन है, स्नेहा इज रियली फोकस्ड टू क्रैक आईपी मैट बट, तो यहाँ पे शी वुडंट बी एबल टू क्रैक कैट और शी इज हैविंग ट्रबल, राइट। तो जो भी आप आइडिया इंसर्ट कर रहे हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ तक तो दोनों स्टेटमेंट्स आइडेंटिकल थे, फिर भी फ्लो ऑफ आइडियाज अलग अलग गया। कैसे गया? एंड और बट से। एग्जैक्टली यही ट्रांजिशन वर्ड्स करते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कि फ्लो ऑफ डिस्कशन कैसे रह रहा है, राइट। तो मेरा आपको सिंसियर सजेशन है कि आप एंड, बट, वाइल, नॉट, इंस्पाइट, डिस्पाइट ऐसे वर्ड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो, और रादर कहीं ना कहीं ऐसा एक ये स्टेटमेंट या कोई और सिमिलर एग्जाम्पल लिख लो, ताकि अगर आपको एग्जाम में कुछ इस तरह के वर्ड्स दिखें तो आपको पता रहे कितने इंपॉर्टेंट हैं, क्रूशियल हैं और हमें मिस नहीं करने हैं, राइट। सो यू कैन टेक 30 सेकेंड्स टू नोट दिस डाउन, राइट। आपको और टाइम लग रहा हो तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। चलिए, ये मैंने लिस्ट दे भी दी आपको, कुछ वर्ड्स लिख के भी दिखा दिए। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू नोट दिस डाउन, राइट। इन वर्ड्स को लिख लीजिएगा आप। ये सारे वर्ड्स जैसे आप पहले सेट ऑफ वर्ड्स देखेंगे वो डिस्कशन को सेम डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, राइट, आगे बिल्ड करने में मदद करते हैं, और नेगेटिव ट्रांजिशन वर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाते हैं, राइट। सो आई वॉन्टेड टू कम टू द पार्टी येट कुड नॉट मेक इट, राइट, और डिस्पाइट हर बेस्ट एफर्ट्स शी कुड नॉट crack the exam, while she was she was ready for the interview, she could not make it. So these are, although she is a senior manager, her behavior did not depict the seniority, right। तो आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट या ट्रांजिशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन हो रहा है, राइट। अब आगे वाले वर्ड्स में देखेंगे, शी वांटेड टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, furthermore her efforts were also resonating with her thought process, I want to have a nice car, additionally I would also want to invest in a good house। so ये सारे आइडिया को बिल्ड करने में या सेम डायरेक्शन में ले जाने में मदद कर रहे हैं, राइट। कुछ टाइम ट्रांजिशंस भी होते हैं, यानी कि ट्रांजिशंस इन टर्म्स ऑफ टाइम फैक्टर। तो वो कैसे होता है? जैसे नाउ, सिंस, बिफोर, टाइम इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे ये दो सेंटेंसेस आप कंप्लीट करो,
तो जो आपका पहला सेंटेंस है वो कह रहा है शी यूज टू लिव इन जयपुर, नाउ शी लिव्स इन। तो नाउ से आपको पता चल गया ना, चेंज है, पहले जयपुर में रह रही थी और अब कहाँ रह रही है, नाउ शी लिव्स समवेयर एल्स, राइट। मे बी शी लिव्स इन लखनऊ, और शी लिव्स इन नोएडा, और शी लिव्स इन Agra, or she lives in Shimla, wherever. But now this girl is not staying in Jaipur. Will it make sense? She used to live in Jaipur, now she lives in Jaipur. आप कहोगे मैम आप कैसी इलॉजिकल बातें कर रहे हो, राइट? वो कैसे पता चला चेंज आ रहा है? बिकॉज यू ऑब्जर्व द वर्ड्स। कौन से वर्ड्स ऑब्जर्व करें? यूज टू एंड नाउ। तो इन्हीं टाइम ट्रांजिशंस को ऑब्जर्व करेंगे तो क्लैरिटी रहेगी कि आंसर कैसा दिखना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। Take the next statement. Earlier she was a homemaker, her friends are surprised to see. So earlier, so now again pay attention, earlier and surprised, right? So earlier she was a homemaker, her friends are surprised to see her changing her profession. So see her being confident or being successful entrepreneur. So there's some transition, right? Because earlier she was and now people are surprised, businesswoman, right? Whatever. But there is some change that has happened. And how are you deciphering the change? How are you identifying the change? You're identifying the change with the help of transition words, and that's something that you need to observe and see, right? तो चलिए let's get started with some single blank questions first. फिर मैं आपको dual blank करना भी सिखाती हूँ, राइट। तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इंक्लूड करें और मल्टीपल ब्लैंक्स ताकि एक्सपोजर मिले, बट लेट्स जस्ट ट्राई दिस। तो आप एक बार आई विल जस्ट स्टेप असाइड ताकि कोई अगर स्टूडेंट खुद से ट्राई करना चाह रहे हैं तो उनको क्लैरिटी रहे, बोर्ड दिखता रहे, और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे करना है। चलो, so let's see this. In an attempt to dash the young audience, the performers of the play resorted to fine storytelling, emphasized on visual imagery and conveyed the inherent moral of the story, right? ये आपके पास सेंटेंस है। फर्स्ट स्टेप इज सी, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यानी कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि यंग ऑडियंस के साथ क्या करना चाह रहे थे, व्हाट वाज द अटेम्प्ट रिगार्डिंग। तो फर्स्ट स्टेप वाज हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, राइट? व्हाट वाज द अटेम्प्ट रिगार्डिंग, ठीक है। अटेम्प्ट, व्हाट वाज द अटेम्प्ट एमिंग एट, या क्या अचीव करना चाहते थे इस अटेम्प्ट से, ठीक है। अटेम्प्ट इज प्रयास, राइट। अब नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। सो सेकंड वाज सी की क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है या इंसाइट है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट, राइट। दिस वाज द सेकंड स्टेप दैट वी हैड रिटन। तो अब हम देख रहे हैं कि परफॉर्मर्स ऑफ द प्ले, जो प्ले को परफॉर्म कर रहे थे, रिजॉर्टेड मतलब उन्होंने ये रास्ता लिया जहाँ पे फाइन स्टोरी टेलिंग हो रही थी। फाइन स्टोरी टेलिंग का मतलब बहुत बेहतरीन तरीके से कहानी को सुनाया जा रहा था। एम्फेसिस मतलब प्रभावी विजुअल इमेजरी थी, द पिक्चर दैट वाज सीन, दैट वाज क्रिएटेड, दैट वाज पावरफुल, और कन्वेड द इनहेरेंट, तो यानी कि जो इंट्रेंसिक मॉरल था, जो उद्देश्य देना चाहते थे, लेसन देना चाह रहे थे, वो कन्वे किया जा रहा था। तो अब अगर आप ऐसे वर्ड्स पे ध्यान देंगे, फाइन स्टोरी टेलिंग है, विजुअल इमेजरी पे ध्यान दिया गया और इनहेरेंट मॉरल ऑफ द स्टोरी दिया गया, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है कि अच्छा करना चाह रहे थे, राइट। ट्रांजिशन कोई है नहीं, तो थर्ड स्टेप इज ऑब्जर्व ट्रांजिशन। इस केस में हमें कोई ट्रांजिशन वर्ड दिखा नहीं, तो आप ये बाईपास कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज प्रिडिक्ट द आंसर। तो जब भी आंसर को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिडिक्शन है वो सिंपल रहेगा, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड को मत प्रिडिक्ट करिए, राइट। ये रफ वर्क है, इसके कोई नंबर नहीं मिल रहे आपको, राइट। रिसाइकल, अगर टेक्स्ट का ही कोई वर्ड, सेंटेंस का ही कोई वर्ड उठा के उसको चेंज करके यूज कर सकते हैं, बढ़िया। अगर बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। कि अगर हमें कह दे कि ऑडियंस को फिर प्रभावित करना चाह रहे थे, इंप्रेस करना चाह रहे थे, अट्रैक्ट करना चाह रहे थे, राइट। सो आप कह सकते हो द सिंपल वर्ड दैट कैन आई कैन थिंक ऑफ इज इम्प्रेस, राइट, सिंपल। अब बस ये आपका स्टेप हो गया। और लास्ट स्टेप है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, यानी इनकरेक्ट आंसर चॉइसेस को एलिमिनेट करते जाना है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि इम्प्रेस से मैच करता हुआ कौन सा आंसर होता है। रिजेंट करना तो नेगेटिव वर्ड है, रिजेंटमेंट है मतलब मुझे तुम पसंद नहीं हो, तो रिजेंट तो नहीं करना चाहते थे। अगर फाइन स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं तो उनका तो प्रयास होगा कि अट्रैक्ट हो। इंथ्रॉल होता है एक्साइट करना, हैप्पी करना, मंत्रमुग्ध कर देना, अट्रैक्ट करना, इसको हम रखेंगे, राइट। डिविएट होता है डिस्ट्रैक्ट होना, डेविएशन है, डिस्ट्रैक्शन है, तो डिस्ट्रैक्शन भी मैच नहीं करेगा, राइट। सो डिस्ट्रैक्शन भी चला गया।
और begrudge अगेन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, तो जो ओनली चॉइस दैट इज फिटिंग इन द डिस्कशन है चॉइस बी। तो देखिए कितना टाइम लगा आपको स्टेप अप्लाई करने में, बिल्कुल ना के बराबर, बट यू नो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप टू बी डन। और जब भी हमारे दिमाग में एक आंसर चॉइस होती है ना, तो उससे क्या होता है, हम कोई इनकरेक्ट आंसर चॉइस में फंसते नहीं है। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि स्ट्रैटेजी क्यों जरूरी है, सो दैट वी आर नॉट गेटिंग डेविएटेड, वी आर नॉट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, वी हैव द राइट रोड टू वॉक अहेड। हमें पता है हमें कैसे इंप्रूव करना है, कैसे आगे जाना है, कैसे रास्ता पकड़ना है, राइट। सो माई सजेशन इज दैट follow an approach. It is, it is going to make the game easier for you, right? So let's try the next question. पहले सारे सिंगल ब्लैंक कर लेते हैं, थोड़ा आपका मोमेंटम बिल्ड हो जाएगा, फिर हम डुअल ब्लैंक्स की तरफ चलेंगे और ट्रिपल ब्लैंक्स की तरफ चलेंगे। चलो, सो विभूति हैज अ डैश फेस विच हेल्प्स हर एक्सप्रेस इमोशंस विद ईज। ईज मतलब आसानी के साथ, ठीक है। एज शी मेजमराइजेस, मेजमराइजेस मतलब मंत्रमुग्ध कर देती है, इंचैंट कर देती है, कैप्टिवेट कर देती है, राइट, अट्रैक्ट करती है ऑडियंस थ्रू हर एबिलिटी टू वेरी, वेरी मतलब बदलना, चेंज एक्सप्रेशंस फ्रॉम वोरासिटी, तो कैसे कैसे एक्सप्रेशंस को चेंज करती है, वोरासिटी टू रिफाइनमेंट, ग्रीव टू हैप्पीनेस, फ्रॉम एंगर टू पीस, पीस। तो हम व्हाट, पहला हु और व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, व्हाट सॉर्ट ऑफ फेस शी हैज, राइट, कैसा फेस है विभूति का। सेकंड एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि शी इज वेरी एक्सप्रेसिव, राइट, कोई ट्रांजिशन तो है नहीं, तो ट्रांजिशन वाला स्टेप आप मिस कर जाओ कोई, क्योंकि दिख नहीं रहा कोई ट्रांजिशन। तो प्रिडिक्शन क्या है कि शी हैज एन एक्सप्रेसिव फेस, इमोटिव फेस, इमोशन एक्सप्रेस होता है, राइट, इमोटिव, एक्सप्रेसिव। और लास्ट स्टेप एलिमिनेशन है। कितनी देर लगी, 2 मिनट तो आपने लगा दी होते, अगर मल्टीपल टाइम्स आप सेंटेंस पढ़ रहे हो तो हार्डली 30 to 40 सेकेंड्स, राइट। एलिक्वेंट होता है एक्सप्रेसिव, एलोक्यू इज बेसिकली फॉर स्पीच और एक्सप्रेशन, राइट। सो दिस इज द चॉइस यू कैन कीप। स्टैटिक तो नहीं है, स्टैटिक तो एक जैसा रहना होता है, राइट। यूबिक्विटस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सिनिकल सनकी होता है, तो बचा क्या, ए, राइट। सो सी इफ यू आर एबल टू फॉलो द प्रोसीजर, राइट, एक बार आप अगर खुद से करोगे क्वेश्चन और उसके बाद अप्रोच देखोगे, तो देखो अगर अलाइनमेंट बैठ रहा है, एंड स्टेप बाय स्टेप अप्रोच इज एक्चुअली अ स्मार्ट वे टू सिंप्लीफाई द गेम। और जब आप कुछ क्वेश्चंस अप्रोच के साथ कर लेते हो ना, तो फिर होता क्या है कि आपके दिमाग में मेथड बैठ जाता है, फिर आपको सोच के नहीं अप्रोच लगानी पड़ती, राइट। इट्स जस्ट दैट आप कार से निकले, आप कहीं एक नई जगह जा रहे हो, राइट, तो आप सोच के जाओगे कि लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, पर अगर आप 10 बार वहां पे चले गए तो अपने आप कार लेफ्ट में चली जाती है, या बाइक या साइकिल चली जाती है। बस दैट सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस वी हैव टू डू, राइट। सो लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई विल स्टेप असाइड ताकि तुम एक बार स्क्रीन पर क्वेश्चन पकड़ सको। So the CEO Van Wilson got a resounding, resounding मतलब a solid support in the board meeting from the opposing members। तो यानी कि जो सीईओ थे उनको बहुत सॉलिड सपोर्ट मिला। who battled, battle मतलब लड़ाई लड़ना, for more powers for the CEO and criticize the MD। तो सीईओ और एमडी है, तो एमडी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। फिर फॉर लिबी वर्गीस कॉन्स्टेंट डैश इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी, तो कौन सा बिहेवियर है जिस आपके लिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कि लिबी वर्गीस क्या कंटिन्यूसली कर रही हैं जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट कह रहा है कि वैन विल्सन को सपोर्ट मिल रहा है, जो बैटल कर रहे हैं कि उनको ज्यादा पावर दी जाए, और क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो यानी कि एक नेगेटिव बिहेवियर ही होगा, राइट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने पढ़ ली, ट्रांजिशन हमको दिख नहीं रहा, राइट। प्रिडिक्शन हमने ये करा कि भैया जो बिहेवियर है वो खराब बिहेवियर है क्योंकि उसको क्रिटिसिज्म मिल रहा है। सो प्रिडिक्ट, our prediction of the word will be something which is negative, pertaining to a negative behavior, because that is the reason she is being criticized and everybody, even the opposing members are supporting the CEO, right। बस अब last step is process of elimination। तो administration is not a negative word, right। affiliation भी नहीं हो सकता, recognition positive है, बचा क्या, intervention यानी कि continuous interference है, right। आप जबरदस्ती अपनी नाक घुसा रहे हो और इसी की वजह से सीईओ ज्यादा पावर मांग रहा है, तो अ नेगेटिव वर्ड इज इंटरवेंशन और कांस्टेंट इन्वॉल्वमेंट दैट्स क्रिएटिंग ट्रबल। सो रिकॉग्निशन नहीं हो सकता। अगर कांस्टेंट रिकॉग्निशन होती तो अच्छी बात है ना, अगर एमडी आपके काम को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एफिलिएटेड, शी इज द कॉलेज इज एफिलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, और एफिलिएशन डज नॉट मैच, और एडमिनिस्ट्रेशन तो इज अगेन एमडी का काम ही एडमिनिस्टर करना है, तो दैट कैन नॉट आस्क फॉर क्रिटिसिज्म, राइट। सो द बेस्ट चॉइस दैट यू कैन पिक अप हियर विल बी चॉइस डी, ठीक है। सो लेट्स टेक अ लुक एट दिस क्वेश्चन। चलो,
सो हॉकी एग्जिबिट्स अ डैश रिस्पॉन्स वाइल क्रिकेट इंथ्रॉल्स द नेशन। देखो इंथ्रॉल्स रिपीट हो गया, यही मैजिक है वोकैबुलरी का। आप इन्वेस्ट करेंगे लर्निंग में, आपको वर्ड दिखने लग जाएंगे एंड दैट्स हाउ द कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, राइट। तो अब आपको क्या पूछ रहे हैं कि हॉकी, पहला व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कैसा रिस्पॉन्स है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहती है कि क्रिकेट को तो बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिलता है, राइट। क्रिकेट हैज गॉट पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ट्रांजिशन है, बिल्कुल है, वाइल, तो यानी कि हमें ऑपोजिट आइडिया है, वाइल ट्रांजिशन इज टेकिंग द डिस्कशन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्रिकेट कैसा रिएक्शन दे रहा है, पॉजिटिव, तो यानी कि हॉकी का रिएक्शन कैसा होगा, माइल्ड होगा। इंथ्रॉल तो नहीं कर रहा, राइट। सो व्हाट विल बी द प्रिडिक्टेड वर्ड, कि माइल्ड रिस्पॉन्स है, कि भाई लोग बहुत एक्साइटेड नहीं होते। क्रिकेट तो एंथ्रॉल कर लेता है, राइट। अब प्रिडिक्ट करिए, लास्ट का स्टेप आपने प्रिडिक्ट कर दिया, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करिए। मॉरलिस्टिक इज पर्टेनिंग टू मॉरल ग्राउंड्स, दैट डजंट मैच। ल्यूकवार्म मतलब माइल्ड, राइट, गर्म जोशी नहीं है, रखते हैं। इरेट और जीनियल तो मैच ही नहीं करता, राइट। सो बचा क्या हमारे पास, चॉइस बी, एब्सोल्युटली मैचिंग विद व्हाट यू हैड प्रिडिक्टेड, राइट। So see, a strategic approach is not taking a lot of time, but it is helping you get better accuracy. Now let's come to the सिंगल डुअल ब्लैंक एंड ट्रिपल ब्लैंक क्वेश्चंस, राइट। कॉन्सेप्ट सेम ही है, बट देर इज जस्ट वन मोर स्टेप विच इज एडेड. सो दिस इज even applicable for triple blanks, right? So this strategy is also applicable for triple blanks. तो दिस इज बेसिकली व्हाट, कि आपको क्या करना है, सेम अप्रोच को फॉलो करना है। ब्लैंक तो एक ही हैंडल करेंगे इंडिविजुअली, एक बार तो पूरा का पूरा क्वेश्चन एक साथ मत अटैक करिए, बहुत डिफिकल्ट है। ये लाइफ के लिए भी है ना, अगर आप एक साथ पूरा का पूरा टारगेट करने की कोशिश करते हैं, बड़ा गोल देखते तो आप घबरा जाते हैं। बट अगर आप छोटे छोटे पीसेस में अपने टास्क को ब्रेक कर लेते हैं, तो आपको एक तो जब भी एक चंक ऑफ वर्क कंप्लीट होता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, और जो एंटायर जर्नी ऑफ रीचिंग टू द टारगेट है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। सेम आपको यही करना है कि अगर डबल ब्लैंक या ट्रिपल ब्लैंक का क्वेश्चन आता है, एक साथ अगर आप तीनों ब्लैंक्स को उठाने की कोशिश करेंगे तो आप फंसेंगे, राइट। आपके लिए बल्कि प्रोसेस हो जाएगा, इंटिमिडेटिंग हो जाएगा। तो आप सेंटेंस पढ़ लीजिए और उस ब्लैंक के स्टार्ट करिए जो आपको ईजी लगता है। वो पहला ब्लैंक भी हो सकता है, वो तीसरा भी हो सकता है, वो दूसरा भी हो सकता है, बट ये कहीं लिखा नहीं है, और ऐसा आपको करना भी नहीं कि पहला फर्स्ट ब्लैंक सॉल्व होगा, फिर सेकंड होगा, फिर ट्रिपल होगा, फिर थर्ड ब्लैंक होगा। सो आप कोई भी ऑर्डर में ब्लैंक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। स्टार्ट विद द इजियर ब्लैंक, कंप्लीट दैट ब्लैंक, और उस ब्लैंक को यूटिलाइज करके आप रेस्ट ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ब्लैंक्स पे पहुंचिए। जैसे जिग्सॉ पजल होती है ना, कि हम ऐसा तो नहीं करते कि भाई हमें एक मंकी बनाना है विद द हेल्प ऑफ द पीसेस, तो हम सबसे पहले हेड से स्टार्ट करेंगे एंड देन विल कम डाउन। हमें जो जो पीस जहाँ पे मिलता जाता है उसको अटैच करते जाते हैं, और अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम वो पूरी की पूरी पिक्चर कंप्लीट हो जाती है। सेम ही आइडिया है कि जो पजल का पीस आपको लगता है कि यहां से पजल कंप्लीट होती है, उसको कंप्लीट करिए, उसको यूटिलाइज करिए टू रीच द ट्रिकी और द मोर कॉम्प्लेक्स ब्लैंक, राइट। तो बस यही स्ट्रैटेजी है। रेस्ट ऑफ द अप्रोच इज एब्सोल्युटली द चेन सेम, दैट you start with the easier blank, you look for the subject of discussion, you explore more about it. आप ट्रांजिशन वर्ड देखो, येट, नॉनदलेस, इन स्पाइट, डिस्पाइट, देयरफॉर, ये तो मैं मल्टीपल टाइम्स क्लास में ही रिपीट कर चुकी, ठीक है। और उसके बाद थिंक ऑफ द आंसर, प्रिडिक्ट करो, फिर चेन को क्रिएट करो। मतलब आपने एक ब्लैंक सॉल्व किया, फिर दूसरे ब्लैंक पर जाओ, और फिर फाइनल आंसर तक रीच आउट करो, राइट। सो नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम क्वेश्चंस, राइट। तो पहले ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं, प्लीज ट्राई दिस, आई विल जस्ट स्टेप असाइड। चलिए तो अब करते हैं इसको। देखिए लंबा दिख रहा है ना, तो थोड़ी घबराहट होती है, बट डोंट वरी, जस्ट स्टार्ट रीडिंग दिस, राइट। द क्रिटिक इन हिज रिव्यू ऑफ द न्यू मूवी स्टेटेड दैट फिल्म इज अ रेयर स्पोर्ट्स फिल्म, तो which steps away from the dash chest thumping to stare hard at the casteist and corrupt face of sports management, right, in the country. He further added that there is an impulsiveness and pugnacity which the director manages to go ahead onto dash issues that most filmmakers shy away from, especially in these tricky times. तो मुझे ना ये वाला पोर्शन ज़्यादा easy to solve लगता है, यानी कि उसमें बोल रहा है कि जो आपका
इम्पल्सिवनेस और पग्नेसिटी है। और डायरेक्टर क्या कर रहा है, डायरेक्टर इज मैनेजिंग टू गो अहेड और ऐसे इश्यूज को टारगेट कर रहा है जो बाकी फिल्म डायरेक्टर्स शाय अवे करेंगे, मतलब दूर भागेंगे, उसमें डाइव डाउन नहीं करेंगे, उसमें इंडल्ज नहीं करेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, राइट। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो इश्यूज हैं वो प्रॉब्लमैटिक इश्यूज हैं, या जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, प्रॉब्लमैटिक या डिफिकल्ट, जो भी आपके दिमाग में आए, राइट। सो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, किस तरह के इश्यूज को डील कर रहे हैं, राइट। डायरेक्टर किस तरह के इश्यूज को लेके कंसिडर कर रहा है। और रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट कहता है कि फिल्म मेकर्स ऐसे टॉपिक से शाय अवे करेंगे बाकी, क्योंकि ये टाइम ट्रिकी चल रहा है, राइट। सो मे बी वी नो दैट दिस इज समथिंग विच इज troublesome, right? So something which is difficult, something which is problematic, that can create a problem or contention या disagreement create कर सकता है। we clearly mentioned है कि difficult time है, right? so अब आप देखो कैसे हम करें। तो जीलस तो फुल ऑफ जील होता है, रेवनस मैच नहीं करेगा, ग्रीड से एसोसिएटेड है। कंटेंशियस आपके साथ मैच करता है। अर्बेन इज, दे आर टू वर्ड्स, अर्बन एसोसिएटेड टू रूलर एंड अर्बेन इज पॉलिश्ड। तो ये पॉलिश्ड इश्यूज तो प्रॉब्लमैटिक ही नहीं होंगे, तो क्या चॉइस बची, कंटेंशियस। तो कई बार क्या होता है, यहीं से आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको, क्योंकि हमें मल्टीपल चॉइसेस में जगल ही नहीं करना पड़ा, राइट। सो जिंगोइस्टिक, जिंगोइस्टिक क्या होता है, यू आर एक्सेसिवली ऑब्सेस्ड विद वन पर्टिकुलर आइडिया। चेस्ट थम्पिंग मतलब खुद अपनी बढ़ाई करना या बढ़ा चढ़ा के अपने बारे में सोचना। तो कह रहे हैं कि ऐसा एक ऐसी फिल्म है जो नई मूवी आई है, रेयर स्पोर्ट्स, रेयर मतलब अनोखी स्पोर्ट्स फिल्म है, जहां पे सिर्फ तारीफें नहीं हो रही, बट यहाँ पे करप्ट फेस ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भी दिखा रहे हैं। और डायरेक्टर ने क्या किया, बहुत इंटेलिजेंटली, और देयर इज इम्पल्सिवनेस, पग्नेसिटी, जिससे डायरेक्टर ने मैनेज किया है बहुत सेंसिटिव इश्यूज को रेज करना, कंटेंशियस इश्यूज को रेज करना, ऐसे इश्यूज को रेज करना जो बाकी फिल्म मेकर्स नहीं डील करेंगे, राइट। सो इवन इफ वी आर एबल टू गेट द आंसर दैट the second blank talks about the issues which are problematic, which if you see is actually not a very difficult task, है ना। तो अगर आप देखोगे तो कोई बहुत मुश्किल unable to do वाला टास्क नहीं है। so you have to see that how are we going ahead with this, right? so अगर आपने एक भी blank crack कर लिया, so you are able to sort this out, right? So zealous is enthusiasm, ravenous is when you are hungry, right, to have more, बाकी तो कोई word match ही नहीं करता। so we will pick up B as the right answer, sorry, C as the right answer. Let's come to the next question. Few years back there was a point of time when we could have created the idea of dash pluralistic India. अब यहाँ पर मुझे समझ में आता है, pluralistic मतलब जहाँ पे कई तरह के opinions को acceptance दी जाती है। तो we have to have a word which is in sync with pluralism, राइट। बस यहीं पर रोक लिया मैंने, क्योंकि मैं पढ़ती रही तो मुझे यहाँ पे बैठा टॉलरेंट ऑफ ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन्स एज अ पोजिशन सेट इन स्टोन, मतलब विच इज वेलकमिंग टू ऑल, ऐसा ही आइडिया चाहिए, ऐसा ही वर्ड चाहिए। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ इंडिया वी आर लुकिंग फॉर, जहाँ पे देयर इज टॉलरेंस ऑफ ऑल सेक्ट्स एंड रिलीजन्स, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ वर्ड विच इज सेक्युलर, राइट। अगर acceptance to all religions and sects है, so it is more talking about pluralism, secularism, right? तो provincial, अब बस यहाँ पे आपने कहा कि secular आना चाहिए या एक पॉजिटिव आइडिया आना चाहिए, तारीफ ही हो रही है कि एक्सेप्टेंस है, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए स्पेक्टैकुलर तो शानदार होता है, तो कॉन्टेक्स्ट में सेट नहीं होता, दो इट इज अ पॉजिटिव वर्ड। प्रोविंशियल लोकल है, लोकल तो बिल्कुल सेट नहीं होगा क्योंकि आप तो कंट्री की बात कर रहे हो। सेक्युलर रख लो, गैरुलस इज टॉकेटिव, तो ये चॉइस भी चली गई। और बस आपने क्या किया, एक ही ब्लैंक से कई बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसे ही क्वेश्चंस देखते हैं आपको। अब यू कैन स्टिल रीड फर्दर टू वेरीफाई द एंटायर आंसर, दो यू वर एबल टू टेक अ कॉल हियर, राइट। आपको पता चल गया बी आंसर है, तब भी एक बार आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लीजिए और देखिए सेकंड हाफ भी सेटल्ड है ना, एंड देन वी विल फिट इन। बट इंसिडेंट स्पेशली, तो बट आ गया, यानी अब डिस्कशन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। Especially since the early 90s have radically dashed both reality and our imagination. So recent incidents ने क्या किया, change कर दिया. So what has happened? This is radically change. What? Recent incidents, right? तो अगर आप देखोगे तो bolster होता है, ये encourage करना होता है, ये match नहीं कर रहा, right? ये this choice goes out. Alter किया, change किया, ये भी match करता है. Raised again is not matching. So what is the correct answer? B. Quick to solve, isn't it? चलिए, now let's come to the next question. Please try this. चलो लेट्स सी दिस। टू मीट द डिमांड ऑफ चेंजिंग टेस्ट द ओल्ड बेकरीज आर डैश्ड,
menus, advertising on social media and dash novel ways to reach their customers. तो चेंजिंग टेस्ट के लिए बेकरीज क्या कर रही हैं? तो पहले मैं इस ब्लैंक से स्टार्ट कर दूंगी. नॉवल इज न्यू टू रीच टू देयर कस्टमर्स. So what will be they be doing? They will be finding new ways, right? So what are they doing with the new ways, right? So द कॉन्टेक्स्ट इज सेइंग कि चेंजिंग टेस्ट को मीट करना चाह रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं और न्यू वेज ढूंढ रहे हैं. सो दे आर बेसिकली इन्वॉल्विंग न्यू वेज, राइट? दैट कैन बी माई प्रिडिक्टेड वर्ड. सो डिग्रेसिंग तो भटकना होता है, डेरोगेटिंग किसी को नीचा दिखाना होता है, एब्सकॉन्डिंग एस्केप करना होता है. तो इनकॉर्पोरेटिंग से क्वेश्चन सॉल्व हो गया. और क्या करेंगे? ओल्ड बेकरीज मेन्यू के साथ क्या करेंगे? दे आर चेंजिंग और प्लेइंग विद द मेन्यू और ऑल्टरिंग द मेन्यू, राइट? तो रीजिगिंग इज व्हेन यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग टू फाइंड आउट न्यू थिंग्स. सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? ए. Quick to solve, right? So just don't go with 1 2 3. Go in any order that makes you get the control of the discussion, right? So let's try the triple blank questions. बिल्कुल घबराना नहीं है. It's not something very very difficult to do. It is absolutely manageable. बस थोड़े से alignment सही रखिए. You will be able to sail through the questions. चलिए let's see this. Ravish, the owner of a famous tea shop, said he sources ingredients. Ingredients जैसे अगर आप कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें क्या क्या पड़ता है, क्या क्या सामग्री पड़ती है, उसको ingredients बोलते हैं. Not only from the deep forest of Palakkad but also. तो यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूसेज है. तो डीप फॉरेस्ट से नहीं लाता, परंतु और कहाँ से लाता है? तो अगर आपको यहाँ पे समझ में आता है ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाओ. अनसरप्राइजिंगली, इसमें सरप्राइज की बात नहीं है. ही इज अ डैश ऑफ वेरियस प्लांट्स, हर्ब्स एंड डैश अमंग अदर्स. तो मैं यहां से पकड़ सकती हूँ हर्ब्स और सिमिलर हर्ब जैसे पौधों की बात हो रही है. दैट कॉन्स्टिट्यूट इज फेमस टी इंग्रेडिएंट्स. तो अब देखिए चाय फेमस है, यानी कि जो डिस्कशन होगा वो पॉजिटिव होगा. वो कहेगा भाई रवीश भाई को सब पता है कि कैसे बढ़िया चाय बनाते हैं, राइट? तो कैसे वेरियस प्लांट्स हर्ब्स डालते हैं और हर्ब्स जैसे ही कुछ प्लांट्स डालते हैं. सक्लेंट्स छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, हमने देखे ना सक्लेंट्स कई छोटे छोटे टेबल पे रखते हैं, आपको कहीं नर्सरी में मिलते होंगे. सक्लेंट्स आर स्मॉल प्लांट्स, वी कैन कीप दिस क्योंकि हर्ब्स एंड सिमिलर सॉर्ट ऑफ प्लांट्स, राइट? एफ्लुएंट वेस्ट होता है, डाइट्राइब होती है हेट स्पीच, ठीक है? एफ्लुएंट होता है रिच. तो बचा क्या? इसी से सवाल सॉल्व हो गया, इतने से क्लू से सवाल सॉल्व हो गया, राइट? अब क्योंकि उसको अनसरप्राइजिंगली ही इज द डैश ऑफ वेरियस प्लांट्स, मतलब ही इज अवेयर, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है, तभी तो उसकी चाय फेमस है. सो द पॉजिटिव वर्ड विल कम दैट ही इज अवेयर, राइट? सो कोनाइजोर इज अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट. जैसे कई लोगों को वाइन पीने के बाद पता चल जाता है कितनी अच्छी क्वालिटी की है. जैसे मम्मी लोगों को सिल्क देख के पता चल जाता है कितनी क्वालिटी अच्छी है, या शॉल देख के कई लेडीज बता देती है कि इसका पश्मीना ये प्योर है, राइट? सो दैट्स कुनॉइजर बीइंग एन एक्सपर्ट, राइट? तो यस दैट फिट्स इन. और अब पहला ब्लैंक भी ऑफ कोर्स फिट करेगा क्योंकि दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग, कि इंटरकनेक्टेड है. सो आप देखो ट्रिपल ब्लैंक लग रहा है, पर अगर एक ब्लैंक भी कंस्ट्रक्टिवली सॉल्व कर लिया आपने तो पूरा क्वेश्चन पकड़ में आ जाता है. और अगर कई बार ऐसा हो कि बाकी सारे ब्लैंक्स क्लोजली एसोसिएटेड हैं, कॉल नहीं ले पा रहे, तो ठीक है, फिर देन यूटिलाइज द क्लू दैट यू हैव फिल्ड टू रीच टू द अदर टू ब्लैंक्स, राइट? चलिए, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन. द आइडियली डैश मूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, आइडियल इज समथिंग विच इज परफेक्ट, राइट? तो वर्ड दैट विल कम हियर कि कैसी मूवमेंट होगी, पॉजिटिव होगी. आगे आप फिर भी पढ़ लो. स्टार्क कॉस्ट्यूम, स्टनिंग लाइट डिजाइन एंड मल्टीमीडिया. तो एंड आ रहा है यानी कि लिस्ट में सब पॉजिटिव बात ही हो रही है, सेम डायरेक्शन में चल रहा है. तो पहली मूवमेंट कैसी होनी चाहिए? समथिंग विच सेज कि इट इज शानदार या पॉजिटिव वर्ड, राइट? डिस्क्विटेड, तो डिस्क्विटेड तो नहीं हो सकता. डिप्राइव या कमी होना वो भी नहीं हो सकता. सिंक्रोनाइज्ड हो सकता है. आपको लगता है कि डिमांडिंग थी तो आप रखना चाहो रख लो, बट यू नो सिंक्रोनाइज इज अ बेटर चॉइस. बट स्टिल क्योंकि आप आउटराइटली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, वी हैव टू ऑप्शंस टू प्ले, राइट? तो अब वो बोल रहे हैं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, स्टैंडिंग लाइट डिजाइन है, मल्टीमीडिया है, मूवमेंट्स अच्छी हैं, राइट? विच ब्लेंडेड, ब्लेंडेड मतलब मिक्स हो गई, टू बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कोरियोग्राफिक डिसीजन. तो मिक्स कैसे हुई? मिक्स नाइसली, राइट? ब्लेंडेड नाइसली या ब्लेंडेड वेल. तो दूसरा ब्लैंक आप सॉल्व कर गए, राइट? अब आपके पास क्या चॉइस है? हीट्रोजीनियसली. हीट्रोजीनियस में मिक्सिंग का आइडिया नहीं मैच करता. जैसे अगर आप होमोजीनियस मिक्सचर है ना, सॉल्ट और शुगर, ये होमोजीनियस है, सॉल्ट और वाटर, सॉरी, एंड सिमिलरली शुगर एंड वाटर, ये होमोजीनियस है. हीट्रोजीनियस क्या है? सैंड एंड स्टोन्स, राइट? तो आप ये हीट्रोजीनियस है, अलग अलग रहता है. जब उसने कहा है दिस इज ब्लेंडेड, तो हीट्रोजीनियसली तो ब्लेंड कर नहीं सकता. सो दिस चॉइस गोज आउट. सीमलेसली मतलब विदाउट एफर्ट, नाइसली. सो वी आर क्लियरली सॉर्टेड दैट सी विल बी आवर आंसर, एंड यू कैन ऑल्सो कंप्लीट द एंटायर स्टेटमेंट.
एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कोरियोग्राफर डिजाइन लेफ्ट द ऑडियंस। तो अब इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ऑडियंस विल बी वेरी कैप्टिवेटेड, मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। इनेबर्ड का मतलब दे फेल इन लव विद द परफॉर्मेंस, वो बिल्कुल कैप्टिवेट हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, राइट। चलिए, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। The dash worker could not control her dash and broke down when she was falsely accused of embezzlement. तो embezzlement क्या होता है? धोखाधड़ी होता है, राइट। embezzlement is when you cheat, ठीक है। तो अब उसने बोला falsely accused, फॉल्सली अक्यूज मतलब गलत आरोप लगा था, तो फिर वर्कर कैसी होगी? वर्कर तो सही होगी ना। अगर किसी पे गलत आरोप लग रहा है धोखाधड़ी का, तो वर्कर कैसा होगा? वर्कर अब क्योंकि शी कुड नॉट ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब रोने लग गई, तो जो वर्कर होगी वो सेंसिटिव होगी या सिंसियर होगी, तो पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए, राइट। कैसे आपने आइडेंटिफाई किया? पॉजिटिव आना चाहिए। व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? कैसा वर्कर चाहिए? सेंट ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज सेइंग कि शी ब्रोक डाउन, शी वॉज फॉल्सली अक्यूज ऑफ एम्बेजलमेंट, राइट। आप आगे पढ़ना चाहो आगे पढ़ लो। एक्विजिशन, एक्विजिशन मतलब आरोप। बिकेम अ ब्लॉट ऑन हर ग्लोरियस करियर मतलब धब्बा पड़ गया। एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग टू चेंज इट, राइट। तो ये आप पढ़ सकते हो कि वो कुछ कर नहीं सकती थी, ब्रोक डाउन मतलब रोने लग गई। सो कुड नॉट कंट्रोल हर सैडनेस, राइट। आप किसी भी फ्लो में कर सकते हो, पॉजिटिव वर्कर से ही पिक कर सकते थे, तो पॉजिटिव से करोगे। मैल एड्रॉइड तो अनस्किलफुल होता है, ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी, कॉशियस होता है केयरफुल, राइट। अब अगर आपको लगता है कि भाई ए और सी तो नहीं मैच करता, तो बी और डी को मैं रखना चाहती हूँ, तो रख सकते हो। कुड नॉट कंट्रोल हर डिसअपॉइंटमेंट, तो हेटरेड तो नहीं होगी क्योंकि सैडनेस का इमोशन है, बट फिर भी अगर आप हेटरेड और डिस्पेयर रखना चाहते हो आप रख सकते हो, राइट। एंड शी कुड नॉट डू एनीथिंग टू प्रूव इट, तो प्रूव थोड़ी करेगी, जो एक्विजिशन है उसको अप्रूव थोड़ी करेगी, उसको तो रेप्यूडेट करेगी, रिजेक्ट करेगी, रिफ्यूज करेगी, राइट। सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर इमर्जिंग? बी, right? So if you have the right approach and you are joining the pieces, then the entire process of solving the questions will become really, really easy, right? So this brings us to the end of the discussion. I hope you really enjoyed solving these questions. आपको अच्छा पर्सपेक्टिव मिल गया। हमने हर तरीके के क्वेश्चन कर लिया, सिंगल बी, डुअल बी और ट्रिपल ब्लैंक बी। बस अब आपको मेहनत करनी है, वोकैबुलरी बिल्डिंग को लेकर कंटिन्यूसली सस्टेनेबिलिटी बना के रखिए, कंसिस्टेंट रखिए रहिए और प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करिए। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, वर्क वेरी वेरी हार्ड, ऑल द बेस्ट।